नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन पॉलिटी की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। और ये बताओ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है यूपी पीसीएस के एग्जाम की, आरओ की और बीईओ की। देखिए, यूपी पीसीएस की आपकी एग्जाम डेट तो है ही 27 अक्टूबर, और आरओ की 22 दिसंबर है। तो ये मत सोचो कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। कल से पढ़ने के चक्कर में ना पूरा आपके जो 6 महीने आपको मिल रखे हैं आरओ में, और 4 महीने यूपी पीसीएस में, वो निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो रोज आपकी तैयारी करेगा। तो हम लोग चलो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड जरा। हाँ, 64 हमने कर लिए थे, हमें 65 से देखने हैं। और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल सेक्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले पे जाइए, और वहां पे इंडियन पॉलिटी जो है एमसीक्यू सीरीज, उसको सेलेक्ट करिए, पुरानी वीडियोस भी देखिए। क्वेश्चन क्या बोला जरा देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझो, फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, इसको आपके प्रेसिडेंट बनाते हैं हर 5 साल में। लेकिन काम क्या है, तो पहले ये समझ लो। देखो, है क्या ना, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, इसके पास में क्या टैक्स आ रहा है। ठीक है, आपका जीएसटी से आ रहा है, फिर आपका इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है। ये टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमी की भी सीरीज चल रही है, उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, जितना टैक्स आया केंद्र सरकार के बीच में, अब आपको पता है हमारे देश में 28 आपको राज्य, 28 स्टेट्स भी दिखेंगे। तो है क्या ना, केंद्र सरकार को जो टैक्स आया है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखना और कुछ हिस्सा राज्यों को देना है। तो डिसाइड कौन करेगा, कितना हिस्सा जो है केंद्र सरकार रखेगी और कितना हिस्सा जो है आपके राज्य रखेंगे। ये डिसाइड करता है आपका जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो बताता है। ठीक है, ये रिकमेंड करता है कि कैसे जो है टैक्स कैसे बटेगा आपका केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में। ठीक, अब पहली चीज तो आपका टैक्स जो है वो बढ़ गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। फिर आपके 28 अलग अलग स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। अब मान लो इन्हीं तीन का एग्जाम्पल लो, इनमें ज्यादा किसको मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तमिलनाडु की पॉपुलेशन कम है, तो यहां पर भी राज्यों में तो बटा। अब लेकिन राज्यों में भी 28 राज्यों में भी किसको ज्यादा मिलेगा, उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तमिलनाडु को थोड़ा कम मिलता है यूपी के मुकाबले। इसीलिए जो सदर्न स्टेट्स है ना, वो कहते हैं पॉपुलेशन वाला जो क्राइटेरिया है, जिस हिसाब से फाइनेंस कमीशन जिस हिसाब से डिसाइड करता है ना, उसको हटाओ। ठीक है, तो आप ये समझो भैया, फाइनेंस कमीशन की बात कर ली, तो इसका मेन काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये हो गया आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा इज। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस आरओ में बहुत पूछा जाता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा में, वो है आपके मध्य प्रदेश में, ध्यान रख लो। ठीक है, मध्य प्रदेश की टोटल अगर हम बात करें लोकसभा में कितनी सीटें, ये हैं आपकी 29 सीटें। इसमें आपकी शेड्यूल कास्ट की हम बात करें, अनुसूचित जाति की, तो ये आपको सीटें 4 दिखेंगी, और शेड्यूल ट्राइब की दिखेंगी आपको 6। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल रिजर्व्ड कितनी हो गई, आरक्षित, वो हो गई 10। और बाकी कितनी बची, ये जो 4 और 6 नहीं, 29 में ही है। तो देखो 10 आपकी आरक्षित हो गई, 4 + 6, तो बाकी बची 19 सीटें। 19 सीटों में ना कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जनरल कैटेगरी का भी और आपका एससी एसटी में से भी। ठीक, अब बात करें उत्तर प्रदेश की, अब यूपी के एग्जाम की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश का भी पता होना चाहिए। देखो, उत्तर प्रदेश का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें 80, सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक, और अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें आरक्षित है, वो है आपकी 17। और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की, तो वो एक भी नहीं है, वो है 0 आपकी। ठीक है, आरक्षित कोई भी नहीं है, लड़ कोई भी सकता है। जो बाकी आपकी लोकसभा में 80 में से 17 हटाइए, 63 बची, इसमें से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, फिर ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इनकरेक्ट अगर हम देखें तो वो है आपकी डी वाली। जो आपका दादर और नगर हवेली है ना, ये यहाँ पे बोला जा रहा है वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थी। तो ये वाला जो है ना गलत है। हाँ, क्या है ना, जो आपका दादर और नगर हवेली हो गया, एक बार समझ लो। ठीक है, जो आपका दादर गोवा पहले समझो। ठीक, और इस समय पे आपकी 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटी है। उसमें एक यूटी है आपकी दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। और जो आपकी दादर एंड नगर हवेली है ना, ये अब एक ही आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई है। ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है, पता होना चाहिए। ये पहले अलग अलग थी, लेकिन अब एक बना दी गई, तभी 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2019 में ऐड हो ही गई थी। तो ये जो है ना, ये तीनों, गोवा भी, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये किसके पास में था, ये पुर्तगालियों के पास में था, पोर्टुगीज के पास में था। ठीक है,
1961 तक गोवा रहा है आपके पुर्तगालियों के पास आजादी के बाद भी, ठीक है। फिर 1961 में हमारी सेना ने गोवा को वापस ले लिया था। तो आपका जो दादर नगर हवेली है ये भी किसके पास था, ये आपके पुर्तगालियों पोर्टुगीज के पास में था। तो यही ऑप्शन जो है गलत हो जाता है क्योंकि इसमें फ्रेंच लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। देखो होता क्या है ना, जो आपकी संसद है जो कानून बनाएगी, इसको कानून बनाना होता है, जो हमारा संसद है पार्लियामेंट, इसको कानून बनाना होता है जो आपका केंद्र सूची है ना, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसी में कानून बनाना होता है। अब एक आपको पता होगा राज्य सूची भी है, स्टेट लिस्ट भी है, तो उसमें जो कानून बनाना है ना संसद को, उसमें बना नहीं सकती। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लो इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रपति शासन हो, राज्यसभा बोले कानून बनाने को और अलग अलग राज्य बोले। बस एक आपका एक्सेप्शन है, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी ऐसी है उसको लागू करने के लिए कोई कानून बनाना है ना, तो राज्यों की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई इमरजेंसी देखनी पड़ेगी। इमरजेंसी हो या ना उससे कोई मतलब नहीं है, संसद जो है कानून बना देगा आपके राज्य की सूची के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, बिना किसी राज्य की सहमति के लिए। सिर्फ कब, जब इंटरनेशनल ट्रीटी कोई है, ठीक है, जैसे मान लो यूनाइटेड नेशंस की है, अब उसमें बोल दो कोई आपका राज्य बोले नहीं हम तो मानेंगे नहीं, तो फिर तो आपका समझो कि देश में बोला जाएगा नहीं आप में आपस में सहमति नहीं है, इसलिए संविधान में प्रावधान करा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, कौन सा फीचर नहीं था, कौन सा नहीं है, ये जरूर पढ़ लिया करो। नॉट 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं थी। ठीक, अब पहली चीज तो बात करो, ऑल इंडिया फेडरेशन भी थी, एक अखिल भारतीय संघ, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुआ था। प्रावधान में दे रखा है, लागू इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो आपकी देसी रियासतें थी ना वो ज्वाइन नहीं करा। फिर जो आपकी प्रांतीय स्वायत्ता थी ये भी था इसका एक, ठीक, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी बोला गया था, ये भी फीचर था। जो आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, द्विसदनी विधानमंडल, ये भी था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जैसे हमारे पार्लियामेंट में इस समय में दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो ये हो गया बाई कैमरल द्विसदनी। और हमारे देश में अभी 6 राज्य ऐसे जहां पे आपको विधानसभा भी दिखेगी और विधान परिषद भी दिखेगी, तो ये भी कौन सा हो गया बाई कैमरल। जहां पर विधान परिषद नहीं उसे यूनिकैमरल बोला जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी होगा, द्विसदनी विधानमंडल किसमें, राज्यों में होगा। जो सेंटर की बात थी वो तो 1919 में आ गया था। फिर जो ए वाला है ना ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है जो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, जो डायरकी की बात थी ना, जिसमें सब्जेक्ट बढ़ जाते थे कि कौन मंत्रिमंडल किस पे शासन कर सकता है, कौन गवर्नर किस पे कर सकता है, ये लागू हुआ था आपके सेंट्रल लेवल पे 1935 के हिसाब से। और प्रांतों में तो क्या करा दिया गया था, प्रांतों में इसको कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। ठीक है, 1919 में डायरकी जो थी पहली प्रांतों में आई, 1935 में उसको हटा दी गई और सेंटर में 1935 में लाई गई थी। तो इस हिसाब से इसमें तो बोला गया ना दोनों में लाई गई थी, तो ये गलत हो जाता है, सिर्फ केंद्र सरकार में लाई गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको कौन सा, ए वाला, नॉट। ठीक है, बाकी वाले तो मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए बताया, इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आपको दिखेगा कौन सा दिखेगा भैया, वो दिखेगा ए वाला, ओएमआर में जो गोला भरना ना, ए वाला भरोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें मनी बिल के बारे में बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो मनी बिल जो है ना, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, मनी बिल को कहां पे सिर्फ पेश किया जा सकता है, वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको शुरू मतलब पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा की ज्यादा शक्ति नहीं है, 14 दिन के अंदर बस इनको बिल लौटाना होता है, ना ही कोई इस पे रोक लगा सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो पहले वाला ही हो गया, क्योंकि जो मनी बिल है ना, धन विधेयक, बोला कि जैसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो गलत है ये। सिर्फ ये कहां पर होगा, लोकसभा में, आइदर हाउस में नहीं। आइदर हाउस का मतलब तो हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों, लेकिन कहां होगा भैया, सिर्फ ये लोकसभा में ही होगा। करेक्ट आंसर हो गया ए वाला, नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हाँ देते हैं बिल्कुल, कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं, ये देते हैं आर्टिकल 143 संविधान का जो अनुच्छेद 143 143 उसके तहत। लेकिन कब देंगे, अपनी मर्जी से नहीं, जब आपसे जो प्रेसिडेंट है वो राय मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, बी वाला है, जो बी वाला है ना करेक्ट आंसर है, तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं, कौन, राष्ट्रपति। अब इसमें बात हो गई आपकी कैग की, जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, संवैधानिक बॉडी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक। इनका काम क्या होता है कैग का,
जो खर्चा आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार कर रही है, अब पता कैसे लगेगा कहीं पे घोटाला किया है, करप्शन नहीं किया? तो जो ऑडिट करना होता है ना, जितना खर्चा केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने, तो पूरी ऑडिट कौन करता है कि सही से जगह पैसा खर्चा हुआ है, जो बैलेंस शीट है वो सही है या नहीं है, वो कौन करेगा? वो करेगा आपका कैग करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें बोला कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये संविधान के आर्टिकल 148। बोला जा रहा है कौन सा इसमें फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो हो गया आपका डी वाला। देखिए ये सिर्फ ऑडिट करते हैं, ऑडिट 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 करा, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि कंट्रोल करते हैं कि पैसा टैक्स से आ सकता है, ठीक है, एक्सचेकर में, और पैसा वहां पे खर्चा भी होना होता है जो आपका राजकोष है, तो ये नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑडिट करना है। जब खर्चा हो गया ना, खर्चा होने के बाद में सिर्फ ये ऑडिट करेंगे। ठीक, अब इसमें देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे रखा है, ये कौन सा होता है? जितना भी टैक्स का पैसा है ना केंद्र सरकार का, कहाँ आता है? वो कंसोलिडेटेड फंड में ही आता है, ये ध्यान रखना। कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी फंड के लिए होता है, मान लो कोई एकदम से आपदा आ गई तो पैसा खर्चा करना है, तो फिर कंटिजेंसी फंड से निकल। अब इसमें बोला गया अरुणाचल प्रदेश को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजन है, हाँ बिल्कुल है। राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो कुछ जो स्पेशल प्रोविजन है वो है आपके आर्टिकल 371H के तहत। ठीक है, आर्टिकल 371 में बहुत अलग अलग राज्यों के स्पेशल प्रोविजन है, उसमें अरुणाचल प्रदेश का है 371H में। ठीक, इसमें यह बोला गया जो गवर्नर होंगे ना अरुणाचल प्रदेश की, उनकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है ना वो मेंटेन करें। अगला क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? जो नियंत्रण करती है वो करती है आपकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है ना, उसके तहत, जो संसदीय समितियों के माध्यम से आपका नियंत्रण करती, किसको? प्रशासन को करती। ध्यान रखना, जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है ये आपका संविधान में दे रखा है, लेकिन इनका जो गठन है ना वो आपके जो लोकसभा राज्यसभा उनके रूल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, संविधान में मेंशन्ड है पहली चीज, तो ये ध्यान रखो। और इसमें होता कौन है? जो आपके लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होंगे ना, वही जाते हैं आपके संसदीय समितियों में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी। और अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। एक ही जगह में सिलेक्शन वाइल तैयारी करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आरओ का भी चल रहा है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।